नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काजोल चौहान और दिव्य हिमाचल के इस खास कार्यक्रम अपनी माटी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बार हमारे किसान भाइयों के लिए तमाम सवालों का जवाब देने खुद कृषि मंत्री सामने आ रहे हैं। इसके अलावा जीरो बजट खेती के एक और हीरो से बात करेंगे। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि कोरोना में नौकरी छोड़ चुके हिमाचली किस तरह से खेती में अवसर खोज रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की। हिमाचल में इन दिनों धान की पनीरी को रोपने का दौर है। लोगों के पास सरकारी और खुली मार्केट के बीज को खरीदने की चॉइस है। इसके अलावा महंगी खाद पर भी खूब चर्चा हो रही है। इन सवालों का जवाब खोजने के लिए अपनी माटी टीम कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर के पास पहुंची। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं वीरेंद्र कंवर। अपने किसानों से जुड़े हुए मुद्दे को जो है वो उठाया है। वास्तव में प्रदेश के अंदर कृषि विभाग वर्ष में 50 करोड़ से ज़्यादा के बीज और अच्छी और उत्तम किस्म के बीज जो है वो जहाँ उपलब्ध करवाता है और किसानों तक जो है वो पहुँचाता है। लेकिन जितनी किसानों की डिमांड है उतनी जो है उसको हम पूरी नहीं कर पाते। और दूसरा बीच में कारण है कि जहाँ जो वैरायटीज़ हमने रिकमेंड की होती हैं उससे और उन्नत किस्म की जो वैरायटीज़ है जो किसान को लगता है कि उसके लिए ज़्यादा लाभदायक है वो मार्केट से जो है वो ख़रीदता है। हमारे यहाँ पर एक सिस्टम है जो L1 आता है और कंपटीशन में जो है वो रेट कम होता है। और दूसरा जो आपने कहा कि गुणवत्ता, हमने विभाग ने पूरा चेक जो है जो प्राइवेट भी बीज किसानों को दिया जाता है उसके ऊपर जो है वो पूरा ध्यान, पूरी नज़र जो है वो विभाग रखता है। क्योंकि किसान अगर शिकायत करे तो हमारे पास जहाँ इंस्पेक्टर्स भी हैं, क्वालिटी कंट्रोल जिसको चेक करते हैं, और फिर हम लैब में जाकर के उसकी सर्टिफिकेशन जो है वो करते हैं। अगर सीड जो है वो घटिया पाया जाएगा तो हम उस विक्रेता के ऊपर जो है वो कार्रवाई करते हैं। और साथ में आपने एक और बड़ा महत्वपूर्ण विषय जो रखा है कि क्या किसानों को इसकी जानकारी कि बीज कब बोया जाए, कब उसकी जो है वो पानी दिया जाए, कब उसको खाद दी जाए, कब उसके ऊपर पेस्टिसाइड्स किया जाए। तो हमारा एक रोस्टर है जहां हमारे वैज्ञानिक, हमारे डॉक्टर्स, हमारे अधिकारी समय पर जहां FM चैनल्स के ऊपर और प्रादेशिक हमारा जो स्टेट का अपना जो दूरसंचार विभाग है उसके माध्यम से हम समय के ऊपर किसानों को जानकारियां देते हैं। जहां हमारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होता है। हम गांव में जाकर के जो है वो बीज की गुणवत्ता के ऊपर और कैसे उसकी बुआई की जाए इसके ऊपर जो है वो जानकारी देते हैं। लेकिन फिर भी कमी रहती है कि हम किसानों को ज़्यादा इनपुट्स देनी चाहिए। तो विभाग में स्टाफ की कमी होने के कारण एक बहुत बड़ी जो है वो कमी जो है वो रहती है। हमने हाल ही में निर्णय लिया है कि पूरे विभाग को ऑटोमेशन पर किया जाए, जहाँ किसान को घर बैठे जो है वो पूरी जानकारी जहाँ विभाग के बारे में मिले, वहाँ पर बीजों के बारे में, बीजों की बुआई कैसे की जाए उसके बारे में, कृषि के उपकरण, खाद, बीज खरीदने के लिए उसको जो है वो लाइन में नहीं लगना पड़े, वो ऑनलाइन जो है वो अप्लाई करे और ऑनलाइन उस सब्सिडी जो है उसके खाते में जाए। इस तरह की व्यवस्था जो हम आने वाले समय में कर रहे हैं। वहीं पर माननीय प्रधानमंत्री जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने खाद जो महंगी हुई थी उसकी प्रति बोरी 1200 रुपये की सब्सिडी जो है वो बढ़ाई है। मैं इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ पूरी कृषि जगत की तरफ से। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा कि किसान जो आंदोलन में बैठा है 6 महीने हो गए, अगर किसान का आंदोलन किसान से जुड़ा होता तो ये खत्म होता, क्योंकि उनका मेन जो डर है कि MSP खत्म हो जाएगा।
मैं हिमाचल की बात करता हूँ, जहाँ हम 31,000 क्विंटल गेहूं प्रोक्योर करते थे वर्ष भर में, इस बार हमने 85,000 क्विंटल से ज़्यादा गेहूं जो है वो हमने प्रोक्योर किया है। और अभी मुझे लगता है 1 हफ्ता 2 हफ्ते हम और उसको प्रोक्योर करेंगे, जिससे हमने कहा है कि किसान का एक एक दाना भी जो है वो हम खरीदेंगे। अब किसी तरह का अविश्वास किसान के अंदर जो है वो पैदा नहीं होने देंगे। और मैं ये समझता हूँ कि किसान आंदोलन की जड़ें जो हैं वो राजनीति से हैं, और वो अपना एक राजनीतिक स्कोर जो है वो हासिल करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी केंद्र ने दरवाजे खुले रखे हैं कि जब भी किसान वार्ता करना चाहें वो वार्ता करने के लिए तैयार हैं। जहां अगर किसान से जुड़ी हुई समस्या है तो हम पूरा समाधान देंगे, लेकिन राजनीति से अगर इनकी जड़ें जो है वो जुड़ी होंगी तो उसका कोई हल नहीं हो सकता। प्रदेश के किसानों के लिए आप क्या संदेश देंगे कि प्रदेश का जो किसान है उसकी आर्थिकी और सुदृढ़ हो और स्वरोजगार को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाए? मैं सभी किसानों से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जो हमारी परंपरागत फसलें हैं हम उनसे जो है वो कैश क्रॉप की तरफ जो है वो बढ़े। हम देखें कि हमें गेहूं पैदा करने में ज़्यादा लाभ होता है या दलहन की फसलें पैदा करने में जो है उससे ज़्यादा लाभ होने वाला है, या हमें कैश क्रॉप की तरफ जो है वो जाकर के जो है वो ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो मेरा यही निवेदन है कि हम फसलों की विविधीकरण की तरफ जो है वो बढ़ें, ताकि हमारी आय जो है वो दुगनी तिगनी जो है वो होनी चाहिए। धन्यवाद। हिमाचल के गर्म इलाकों में आड़ू की फसल बेहद कारगर साबित हो रही है। इसी दिशा में नॉन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने शानदार प्रयोग किए हैं। हमारी संवाददाता मोहिनी सूद ने नेरी से एक रिपोर्ट तैयार की है, आप ये रिपोर्ट देखिए। हमीरपुर में गर्मियों के दिनों में पारा अमूमन 42 डिग्री टच कर जाता है। हमीरपुर जैसे गर्म इलाकों में आड़ू की फसल काफी अच्छी हो सकती है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि नौणी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने ऐसा कर दिखाया है। यूनिवर्सिटी के नेरी केंद्र से वैज्ञानिक डॉक्टर सोमदेव का कहना है कि हमीरपुर जैसे इलाके में आड़ू की कुछ किस्में कमाल कर रही हैं। इनमें अर्ली ग्रैंड, शान पंजाब, प्रताप आदि प्रमुख हैं। इसके लिए समर प्रूनिंग बेहतर रहेगी, यानी जून के मध्य ऐसा किया जा सकता है। हर पौधे में गैप 2 से 4 मीटर तक रख सकते हैं। एक पौधे से 20 से 25 किलो तक फसल आसानी से निकल आती है। आने वाले समय में आड़ू से बागवानों को बहुत फायदा हो सकता है। गौर रहे कि इन दिनों बाजार में आड़ू के दाम 100 रुपए किलो तक के हैं। अगर किसानों को फल मंडी में किलो के 40 रुपए भी मिल जाएं, तो यह उनके लिए काफी लाभदायक हो सकता है। किसान भाइयों नमस्कार। आज आपको गर्म इलाके में आड़ू की खेती के बारे में कुछ जानकारी साझा करेंगे। यहाँ हिमाचल के गर्म इलाके में हमीरपुर जैसे क्षेत्र में जहाँ टेम्परेचर गर्मियों के दिनों में 42 डिग्री तक चला जाता है और कोहरे का भी प्रभाव सब जगह देखने को मिलता है इस गर्म क्षेत्र में, तो यहाँ के लिए कौन कौन सी फसलें अच्छी हो सकती हैं, जिनमें से एक आड़ू की एक ऐसी फसल है कि जिसको किसान भाई बहुत ही अच्छे तरीके से एक व्यावसायिक रूप में अपना सकते हैं। जहाँ जिनके पास थोड़ी जगह भी है, अगर लैंड होल्डिंग जोत का आकार 2 बीघे 4 बीघे भी है और पानी की व्यवस्था बहुत कम है, तो वाटर हार्वेस्टिंग से पानी का केवल 2 महीने मात्र के लिए अगर व्यवस्था करें तो अप्रैल और मई के मध्य तक आड़ू की फसल बहुत अच्छी ले सकते हैं आप। और इस क्षेत्र के लिए जो हमने यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो किस्में लगाई थी, इनमें अर्ली ग्रांडे बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है, बहुत अच्छी तरीके से। शान पंजाब भी जो थोड़े दिनों के बाद पकने को आ जाएगी, फ्लोरिडा सन भी और प्रताप भी, तो इस प्रकार की जो किस्में हैं वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देती हैं। हमने देखा कि सर्दियों में ही केवल यहाँ पर या जो आड़ू के किसान हैं वो खेती करते हैं, वो केवल सर्दियों में ही प्रूनिंग करते थे। लेकिन यहाँ हमने देखा कि समर प्रूनिंग करने का प्रभाव बहुत ही अच्छा है, जिससे फलों का आकार और उसमें मिठास और गुणवत्ता और पैदावार बहुत बढ़ती है। और ये देखा कि अगर जून के मध्य तक अगर आप समर प्रूनिंग करते हैं और जितनी ग्रोथ है उसका 50% आप कट करते हैं, तो बहुत अच्छी ग्रोथ आगे के लिए मिलती है। और हमने पिलर सिस्टम पे अपनाया हुआ है और कहीं कहीं ट्रेलिस सिस्टम दूसरा
परपेंडिकुलर वाइज सिस्टम भी लगाया 2 तनों पे। तो अगर ये जो आली ग्रांडे वैरायटी है ये इस टाइम है आप देख रहे हैं कि पकने को तैयार है और बेचने के लिए तैयार है। हिमाचल में कई ऐसे किसान व बागवान हैं जो जीरो बजट खेती में नाम कमा रहे हैं। इन्हीं होनहार फार्मर्स में एक है मंडी जिला के नेकराम शर्मा करसोग के नांच गांव के रहने वाले हैं। खेती है ये बहुत अच्छा है, इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर मैं भी जगह जगह घूमता रहता हूँ, बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। अब सिर्फ इसमें सवाल यही है कि उसमें विभाग और सरकार का निरंतर अगर सहयोग मिले, उसका लगातार प्रचार प्रसार हो, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द हिमाचल जो है पूरी तरह से जहर मुक्त हो जाएगा। आपने करसोग में विलुप्त होने वाली खेती जो है उसके बीज भी जो तलाश किए और अब किसानों को गांव-गांव में आप बांटते भी हैं, उसके बारे में आप जानकारी दें। कौन से वो विलुप्त होने वाले बीज हैं जो खेती आप कर रहे हैं? ये बहुत सारे जो बीज हैं, अद्भुत अनाज जिसको हमने नाम दिया है, अंग्रेज़ी में मिलेट उसको बोलते हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों ने जंगल से खोज करके वो अनाज खेती करने के लिए किसान को दिए कि बेटा ये खेती करो और ये अनाज खाओ। और वो अनाज खाने से कभी मनुष्य बीमार पहले भी नहीं होता था, आज भी नहीं होगा। और उसमें जो प्रमुख हैं वो कोदरा है, कावनी, शौंक, चीना, भरेसा, रामदाना जिसको हम बित्थू भी बोलते हैं, और इस तरह का देसी मक्की, हमारा गेहूँ, तो ज्वार बाजरा ये सब हम लोग उगा रहे हैं यहाँ पर। और बहुत सारा बीज जो है मैंने स्वयं पहले अपने खेतों में उगाया, उसके बाद थोड़ा सीड किसानों को दिया, और किसानों को 1 मुट्ठी दिया तो 2 मुट्ठी वापस लिया, और वही फिर और किसानों को बांटते गए। और उसमें इस बार तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने, जो ये कांगनी है बहुत लोगों ने लगा दी, जो कोदरा है वो बहुत सारे लोगों ने लगा दिया। लोग इसके महत्व को समझने लग गए। जो है वो शुगर को बढ़ाने, शुगर बिल्कुल फ्री है। उसका रोटी लगातार खाने से कोदरे में जो कैल्शियम की मात्रा है वो 344 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम है। अगर आप 1 चपाती खा लेते हैं, समझ लो आपके शरीर को पूरा कैल्शियम मिल गया। कैल्शियम के होने से बाकी के तत्व अभी शरीर में अच्छा काम करते हैं। और कावनी है वो विषैले पदार्थ को शरीर से बाहर निकालती है। और जो सांवा है, शौंक, उसका जो भात है वो बहुत अच्छा है। अब सवाल ये था कि उसको बिजाई करने के लिए लोग इसलिए कतराते थे, एक तो चिड़िया उस पर नुकसान करती है, दूसरा उसका जो डीहस्किंग है, उसका जो ओखली में कूटने का आज वो संभव नहीं है। तो हमने वो मशीन भी खोज निकाली। ये गुजरात में एक मैन्युफैक्चरिंग होती थी तो वहाँ से लाई, और मुझे बहुत गर्व हो रहा है अभी ये बोलने के लिए कि हमारा हिमाचल सरकार ने ये बजट में डाल दी है जो इसकी डीहस्किंग की जो मशीन है मिलेट की। और उसमें जो डॉक्टर राजेश्वर चंदेल जी हैं, राकेश कंवर जी हैं, उन्होंने बहुत मदद किया। और शायद बहुत जल्द हर गांव के अंदर ये मशीन पहुंच जाएगी किसी परियोजना के अंतर्गत, तो किसान चाव से ये सारी चीज़ लगाएंगे। जो रासायनिक खादें हैं हमारी फसलों में वो कैंसर का एक मुख्य कारण कही जाती हैं। देखो, ऐसा लग रहा है कि 2 साल पहले मेरे एक बड़े अच्छे मित्र हैं शिमला जो कैंसर हॉस्पिटल है IGMC में, तो वो डॉक्टर झोटा जी हैं, तो काफ़ी उनसे बात होती रहती है। तो वो कैंसर हॉस्पिटल में ही वहाँ पर वो डॉक्टर हैं, तो उनका भी ये मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में कैंसर के रोगियों की संख्या हिमाचल में भी लगातार बढ़ती जा रही है। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये अत्यधिक जो रसायन है उसके जो प्रयोग है वही एक कारण है। क्योंकि पहले तो कभी कैंसर नहीं था, पहले कभी डायबिटीज़ नहीं था, लोग मौसम के हिसाब से अनाज खाते थे अलग अलग। अब तो पूरा साल भर लोग दाल भात ही खा रहे हैं या चपाती खा रहे हैं, इसके अलावा तीसरा कोई भी अनाज नहीं है। आप हमें ये भी बताएं कि कभी आप कृषि विभाग के पास जो है जानकारी लेने भी जाते थे, उनका भी सहयोग रहता था, परंतु अब जो है कृषि विभाग के बहुत सारे अधिकारी जो हैं वो आपको प्रदेश स्तर की जो गोष्ठी होती है, जो सेमिनार होते हैं, उसमें जो है अपना अनुभव बांटने के लिए बुलाते हैं, तो उसके बारे में आप बताएं। आप जो हमारा जो कृषि विभाग है उसमें जो तो ये बड़े अधिकारी हैं, उनके साथ काफ़ी मेरी चर्चा शुरू में होती थी, खास करके मिलेट को लेकर के, जहर मुक्त खेती को लेकर के। तो कुछ भाई लोग जो हैं सहमत रहते थे,
कुछ लोगों के साथ बहस भी होती थी कि ये सब संभव नहीं है। तो मैं इसलिए कहता था बार बार कि मेरे खेत में आओ, मेरा अनार है, आम है, हम लोग जहर नहीं डालते, तो देखो कितना अच्छा खेती बाड़ी हो रही है। तो बहुत सारे जो डॉक्टर लोग हैं वो आते थे, देखते थे और बहुत खुश होते थे और उसका प्रचार भी करते थे साथ में। और कृषि विज्ञान केंद्र जो सुंदरनगर है, वो लोग भी इस दिशा में कुछ सहयोग करना उन्होंने भी शुरू किया। तो ऐसे धीरे धीरे ये आगे गाड़ी बढ़ती जा रही है। आप तो ये जो है जहर मुक्त खेती, प्राकृतिक खेती कर ही रहे हैं, परिवार के सभी लोग जो है आपको सहयोग कर रहे हैं, क्या वो भी इसमें दिलचस्पी दिखाते हैं? हाँ बिल्कुल, पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत खुश हैं। हमारे जो खेत है उसमें विभिन्न तरह के जो सब्जियां हैं वो तैयार हो रही है, अलग अलग तरह के अनाज तैयार हो रहे हैं। मौसम के हिसाब से उनको खाने का जो तरीका था, हमारे पूर्वजों ने बताया था, उसी हिसाब से हम लोग खा रहे हैं। और मुझे लगता है कि यही कारण है कि हम लोग स्वस्थ भी हैं। दिव्य हिमाचल की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने जो है हमें बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ किसानों के लिए प्रदान की हैं। तो अभी हम जो हैं आपके जो धर्मपत्नी हैं इनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ हैं आदरणीय नेकराम शर्मा जी, जो किसान हैं, उद्यमी किसान हैं, हजारों किसानों की प्रेरणा है, उनकी धर्मपत्नी हैं। आप अपना नाम बताएं जी। मेरा नाम रामकली शर्मा है। तो आप इनको जो है सहयोग करती हैं खेती बाड़ी में? हाँ जी। तो कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा। खेत में भी जैसे 3-4 साल पहले थी मिट्टी हमारी, वो बिल्कुल सूखी थी। हाँ जी। जब से हमने ये इन्होंने ये काम किया, ये खेती बाड़ी का, हाँ जी, तो अब तो ऐसे कि किलनी लेने की जरूरत भी नहीं है, हाथ से भी हम इसको खोद सकते हैं। इतनी नरम हो गई है इससे मिट्टी। बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। अभी हमने जो है आपको नाज क्षेत्र निवासी नेकराम शर्मा जी से बात कराई है, उनकी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी हैं। आप दिव्य हिमाचल टीवी के इस महत्वपूर्ण जानकारी वाले समाचार को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। धन्यवाद आप सभी का। कहते हैं जिनके हौसले बुलंद होते हैं उन्हें कोई मुश्किल नहीं रोक सकती। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है ऊना जिला के एक होनहार ने। आप ये स्टोरी देखिए। ऊना जिला में कटहो गांव के रहने वाले अजय इन दिनों 70 बकरियां पाल रहे हैं। इनसे अजय को खूब कमाई भी हो रही है। ग्रेजुएट अजय की कहानी बेहद रोचक है। कुछ समय पहले वे एक कंपनी में मार्केटिंग एजुकेटिव थे। 3 साल पहले उन्हें किन्हीं कारणों से नौकरी छोड़नी पड़ी, लेकिन इरादों से मजबूत अजय ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने बंगाना उपमंडल के तहत कटहो गांव आकर 2 साल पहले बकरी पालन व्यवसाय शुरू कर दिया। महज 2 वर्ष की दिन रात मेहनत से उनके पास 70 के करीब बकरियां हैं। आज अजय बेरोजगार युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। कई लोग उनकी बकरी फार्म में आकर जानकारी भी प्राप्त कर रहे हैं। अजय का कहना है कि बकरी पालन व्यवसाय में कोई भी नुकसान नहीं है। अजय ने कहा कि कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर ने उन्हें बकरी पालन व्यवसाय शुरू करने में काफी मदद की। मैं ये सोचा भी क्या काम किया जाए जो असी कर रही है और घर दे अपनी खेतीबाड़ी के रिलेटेड कोई काम होवे। मैंने बकरी पालन का ये काम बड़ा वधिया लग्या तो मैं बकरी पालन का काम शुरू किया। 2 साल पहले मैं शुरू किया था। मैं 6 बकरियों तो स्टार्ट किया था। अज मेरे को 60-70 बकरियां है। मैं सेल परचेज भी करता है तो अच्छी अर्निंग है। मेरा सुझाव सारिਆਂ ਨੂੰ है कि जे असी यही सोच के एजुकेशन लईए, मैं भी पढ़िया लिखा है, जे यही सोच के एजुकेशन लईए कि असी सरकारी नौकरी ही करनी है तो सरकारी नौकरी भी पॉसीबल नहीं हो सकती सारे लिए। कई बिजनेस है, कई तरह के बिजनेस है, लेकिन बकरी पालन जो बिजनेस है ये कभी लॉस नहीं हो सकता, क्योंकि बकरी जी है हर तरह नाल सानू फायदा ही दे के जाती है। चाहे दुध समझ लो, चाहे उहदियां जो मल है, गोबर है वो देख लो, मीट देख लो, जिदा भी है। मतलब बकरी जी है फायदा ही दिंदी है, मतलब नुकसान नहीं होंदा इहदे नाल कोई भी। तो जिन्ने भी बेरोजगार नौजवान है, पढ़े लिखे है, वो इस बिजनेस को अगर अपनाण तो बहुत अच्छी उन्होंने आय का एक साधन हो सकता है। और अब चलते चलते नौणी यूनिवर्सिटी ने किसानों और अफसरों के बनाए व्हाट्सएप ग्रुप मौसम से लेकर दी जा रही जानकारी। कृषि विभाग ने किसानों को बीज बांटने की मुहिम की शुरू। अकेले चोंदड़ा ब्लॉक में बांटी 375 क्विंटल खेप। 20 दिन में खरीदी 4,935 मीट्रिक टन गेहूं। पहली बार खाद्य निगम ने स्थापित किए 8 केंद्र।
किसानों को आसान भाषा में मिलेगी कृषि एडवाइजरी। कृषि विश्वविद्यालय की सूचना में वैज्ञानिकों का फोन नंबर। चलिए फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।